आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हमने एक टॉपिक लिया है समास। तो आज हम समास के बारे में क्या है सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और समास के जितने भी क्या है परिभाषा होती है, जितने भी क्या है भेद होते हैं और इसी से समास से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्या है बहुवैकल्पीय प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसके, वो हम क्या है वीडियो के एंड में करेंगे। तो उससे पहले हम क्या है समास की परिभाषा और उससे जितने भी भेद हैं वो हम क्या है पढ़ेंगे। और हम क्या है इस वीडियो में केवल उतना ही आपको समझाएंगे जितना कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं बताया जाएगा। बस जितना आपके सिलेबस से रिलेटेड है उतना ही आपको समझाया जाएगा, ताकि आप क्या है अपने एग्ज़ाम्स में सटीक आंसर, एकदम करेक्ट आंसर लिख सकें और आपको कोई भी डाउट उसमें ना रहे। तो चलिए परिभाषा से हम क्या है इसका शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं समास की परिभाषा क्या है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण से। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उससे उस शब्द को समास कहते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है एक बड़ा सा शब्द था, उसे क्या है हमने एक छोटे से शब्द में क्या है उसका उस बड़े शब्द का हमने क्या कर दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया। तो उसको हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि यहाँ उदाहरण दे रखा है, रसोई के लिए घर। इसका संक्षिप्तीकरण कैसा होता है, रसोई घर। यानी कि हमें क्या है बड़ा रूप था हमारे पास शब्द का रसोई के लिए घर, और उसका क्या है हमने समास के रूप में हमने लिखा, उसका संक्षिप्तीकरण किया, तो हमें क्या मिला, रसोई घर मिला। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यही क्या है हमारी परिभाषा है। अगर क्या है समास का आपके एग्जाम्स में एक छोटा सा शब्द पूछे कि एक शब्द में इसकी व्याख्या करिए, तो आप लिख सकते हैं समास इज इक्वल टू संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो ये थी इसकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं सामासिक शब्द की। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। यानी कि समास के जो भी नियम हैं, अगर उन नियमों से हम एक शब्द बना रहे हैं तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, सामासिक शब्द कहेंगे। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जुड़ के जो बना है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। यानी कि जो भी चिन्ह होंगे ना विभक्तियों के, जो भी हमारे शब्दों के साथ जो चिन्ह होंगे वो क्या हमारे गायब हो जाएंगे। उदाहरण से समझते हैं ऐसे, हाथ के लिए कड़ी, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, हथकड़ी। सामासिक शब्द क्या बना हमारा इससे, हथकड़ी। तो इसमें जो हमारी विभक्तियों के चिन्ह थे, जैसे कि के लिए, जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना कि इसके जो चिन्ह होते हैं कर्ता ने करण को कारण से, ठीक है ऐसे, तो वही चीज़ ये है। तो इसमें क्या है, हाथ के लिए कड़ी का क्या हो जाएगा सामासिक शब्द हमारा, हथकड़ी। फिर आता है हमारा नील और कमल, तो इसका क्या बन जाएगा, नील कमल। ठीक है, फिर आता है राजा का पुत्र, फिर आ जाएगा इसका राजपुत्र। तो इसके लिए क्या है आपको कारक भी याद करने पड़ेंगे। कारक जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, ऐसे ऐसे क्या है आपको याद करने पड़ेंगी। तो ये क्या याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही क्या है बोल बोल के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा सामासिक शब्द। तो अब आते हैं हम सामासिक विग्रह के ऊपर। तो समास विग्रह से हम क्या समझते हैं, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि एक शब्द है हमारे पास, उसे क्या है अच्छे से हम उसे समझा रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे समास विग्रह। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, और सामासिक शब्द हमें एक दिया हुआ है, उसको हम तोड़ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे तो वो क्या है डबल हो जाती है, या फिर क्या है मतलब उतने से ज़्यादा हो जाती है। जैसे कांच का गिलास है, एक गिलास था तो उसके टुकड़े कितने हो गए, बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही इसमें शब्द क्या है कुछ ज़्यादा में टूट जाता है। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण, माता पिता, बीच में क्या है हमारा चिन्ह था, तो वो चिन्ह हट के किस में बदल गया, और में बदल गया, यानी कि माता और पिता बन गया यहाँ पे। ठीक है, वैसा ही है राजपुत्र, तो इसका मतलब क्या होगा, राजा का पुत्र। पीछे क्या हमने देखा था, सामासिक शब्द हमने देखा था जिसमें क्या है हमारा जुड़ रहा था, जिसमें क्या है हमारा सामासिक शब्द बनना था, यानी कि संक्षिप्तीकरण हो रहा था। रसोई के लिए घर का क्या बना था हमारा, रसोई घर बना था। अब समास विग्रह में क्या होता है, एक शब्द देते हैं हमें छोटा सा, उसे तोड़ के हमें मतलब तब्दील करना होता है ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम क्या है समास के भेद पढ़ते हैं।
समास के भेद क्या है, मेनली हमारे 6 प्रकार के यहाँ पे माने जा रहे हैं। तो वो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं समास के भेद कौन कौन से हैं। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। तो एक एक करके हम इन्हीं सभी समासों को अच्छे से क्या है समझेंगे और क्या है इनके उदाहरण भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि पिछला पद क्या हो, प्रधान हो, प्रधान माने मेन हो, और वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि इसमें एक पद होता है, पूर्व पद होता है, वो क्या है हमारा प्रधान होता है, मेन होता है, मतलब लीड रोल होता है जिसका। इसमें क्या है अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसमें जो पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे कि अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे कि पहला आप देख रहे हैं यथा शक्ति, तो इसका क्या है हमारा शक्ति के अनुसार। ठीक है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, जो इसमें पूर्व पद है, जैसे कि जो पूर्व पद है हमारा, जो लास्ट का जो पद है वो हमारा इसमें क्या होगा, प्रधान होगा, यानी कि मेन होगा। और जो शुरू का जो शब्द होता है ना, वो हमारा इसमें ज़्यादातर क्या होता है, वो होता है उपसर्ग होता है। जैसे इसमें प्रतिदिन में आप देख रहे हैं प्रति है, इसमें उपसर्ग। आमरण में देख रहे हैं आप आ है, इसमें उपसर्ग। निर्भय में आप देख रहे हैं नी है, इसमें उपसर्ग। अनुकूल में आ है, इसमें उपसर्ग। बेशक में बे है, इसमें उपसर्ग। बाकी के जो है वो पूर्व सॉरी जो पद है बाकी के वो है प्रधान। तो रातों रात में, रातों ही रात में। आमरण से आप समझते हैं मृत्यु तक। निर्भय यानी कि बिना भय के। अनुकूल यानी कि मन के अनुसार। और बेशक यानी कि शक के बिना। तो अब बात करते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि इसमें उत्तर पद है, यानी कि इसमें शुरू का पद प्रधान होगा, यानी कि मेन होगा, और पूर्व पद क्या होगा, मतलब वेस्ट मटेरियल की तरह होगा। यह कारक से जुड़ा समास होता है। कारक से जुड़ा समास होगा। कारक अभी मैंने बताया था आपको, कर्ता, ने, कर्म को, करण से, फलाना फलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं हमारे कारक होते हैं। का, के, ना, के लिए, ठीक है, ठीक, ये सब। तो इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद क्या है, विशेष होता है। ठीक है, इसे क्या है आप उदाहरण के जरिए से थोड़ा अच्छे से और समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में क्या होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना समझ नहीं पाते, पर उन्हें क्या है हम एक्चुअली उन्हें उदाहरण अगर सामने रख दो ना तो वो तुरंत बता देंगे कि ये कौन सा समास है और ये किस चीज़ का किसका कैसे विग्रह होगा। तो उदाहरण देखिए आप, धर्म का ग्रंथ, इसमें आप देख रहे हैं तीनों एग्जाम्पल में बीच में क्या है, का, द्वारा, ये सब क्या है कारक है। तो जिनके भी बीच में कारक होगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, मतलब इसका क्या है, हमें संक्षिप्तीकरण करना है। तो धर्म का ग्रंथ, तो इसका क्या हो जाएगा, धर्म ग्रंथ हो जाएगा। मूवी भी आपने देखी होगी। ठीक है, राजा का कुमार, राजकुमार। तुलसीदास द्वारा कृत, यानी कि तुलसीदास कृत, तुलसीदास दास जी द्वारा बनाई गई। तो ये थे इसके उदाहरण। आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास के पास। तो कर्मधारय समास हमसे क्या चर्चा करते हैं, ये समास हमसे कह रहे हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान को मिलकर बनाते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि इसमें भी क्या होगा, उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, और इसमें क्या है, लिंग वचन आदि क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, एक जैसे होते हैं। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है, यानी कि इसमें विशेषता का बोध कराया जाता है, विशेषता बताई जाती है। ठीक है, किसकी, उत्तर पद की। कर्मधारय समास के विग्रह में है जो, के समान है जो, तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि ऐसे समास विग्रह जिसमें क्या है, जो और के समान है जो, या फिर रूपी शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ हम समझ जाएंगे कि ये समास किसके बारे में बात कर रहा है, कर्मधारय समास के बारे में बात कर रहा है। चलिए उदाहरण देखते हैं इसके भी। क्या है, चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाला। चंद्रमा के समान मुख वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। किसकी, किसी प्रधान की विशेषता बताई जा रही है। किससे कर रहे हैं हम कंपैरिजन, इसका चंद्रमा से कर रहे हैं। ठीक है, दही वड़ा, दही में डूबा वड़ा, विशेषता बताई जा रही है।
गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो आसमान। तो हमने क्या देखा, इन सब में क्या है, विशेषताएं बताई जा रही हैं, यानी कि इन कंपैरिजन हो रहा है किसी चीज़ का किसी विशेष चीज़ से, ठीक है, जो कि हो तो नहीं सकती समान। चंद्र मुख यानी कि चंद्र के समान मुख हो सकता है किसी का? नहीं हो सकता। पर हम क्या कर रहे हैं, उसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, विशेषता बता रहे हैं किसी और चीज़ से, किसी मेन चीज़ से कंपेयर करके, ठीक है। तो ऐसे समास जिसमें क्या है, किसी मेन चीज़ से कंपेयर करते हैं किसी छोटी चीज़ की, तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। अब हमारे सामने आ गए हैं द्विगु समास। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे समास में जितने भी भेद हैं ना, सबसे आसान हमारा नंबर 1 पे द्विगु समास ही है, तो आप मानेंगे? यकीन नहीं मानेंगे, पर ऐसा एक्चुअल में है। सबसे नंबर 1 पे हमारा द्विगु समास ही है, क्योंकि इसमें आप समझ जाएंगे, जैसा आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। द्विगु समास में पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, यानी कि इसका पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। जिसमें भी पद में आप पूर्व पद में क्या देखेंगे? संख्या देखेंगे ना, नव, द्व, त्रय, त्रि, ठीक है, ये सब, चतुर, तो आप समझ जाना वो क्या होगा? द्विगु समास ही होगा। अब इसका विग्रह कैसे करना है वो तो हम उदाहरण देख के समझ ही जाएंगे। चलिए उससे पहले हम क्या इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी क्या होता है, संख्यावाचक होता हुआ भी देखा जा सकता है, यानी कि उत्तर पद भी कभी कभी हो सकता है इसका संख्यावाचक हो। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उदाहरण। नव ग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह, इसमें लास्ट में क्या है, का समूह या फिर का समाहार हो सकता है प्रयुक्त हो, ठीक है। दोपहर यानी कि 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी 3 वेड़ियों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार या फिर समूह। तो आपने क्या देखा, इसमें जितने भी हमारे उत्तर पद हैं वो क्या है, संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक से हमें क्या समझ में आता है कि ये क्या है, द्विगु समास है हमारा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं द्वंद्व समास के ऊपर। तो अभी मैंने कहा था कि पहला आसान समास क्या है, द्विगु समास है। अब आप पूछेंगे नहीं दूसरा कौन सा है? जी हाँ, यही है दूसरा, आसान है हमारे लिए। इसमें क्या है आप समझ ही जाएंगे जैसे कि आप उदाहरण देखेंगे, ठीक है। इसमें पहले देखते हैं हम इसको कह क्या रहा है, ये समास हमसे बात क्या करना चाह रहा है। तो इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही पद इसमें क्या होंगे, प्रधान होंगे, दोनों ही मेन लीड रोल का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है, यानी कि कोई भी क्या है वेस्ट नहीं है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, यानी कि विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। इसका विग्रह करने पर हमें क्या मिलता है, और, अथवा या एवं का प्रयोग होता है। और इस द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और या फिर या का बोध होता है, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें क्या है योजक चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है, और क्या है दोनों पद क्या है विलोम भी है प्रधान भी है, या फिर क्या है इसके विग्रह में और, या, अथवा, एवं का प्रयोग होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण में आप देख रहे हैं जलवायु लिखा है, इसका अगर हमने विग्रह किया तो क्या मिलेगा हमें, जल और वायु, बीच में क्या लगा, और लगा। अपना पराया, ठीक है, विलोम शब्द है, अपना या पराया। पाप पुण्य विलोम शब्द है, बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। पाप और पुण्य क्या होगा, उसका सामासिक विग्रह होगा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। तो जैसा कि आपने देखे ये सारे सामासिक विग्रह, इसे क्या है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्या था हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। तो अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास में। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि किसी का भी मेन रोल नहीं है इस बहुव्रीहि समास में। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं ना, तब यह तीसरा पद प्रधान होता है। यानी कि हमारे पास 2 शब्द दिए थे, दोनों मतलब किसी मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, पर उन दोनों से हमने क्या जब तीसरा शब्द बनाया ना, तो तीसरे शब्द का मेन हमारा मतलब निकलता है, यानी कि वो तीसरा पद प्रधान होता है, जिसकी वजह से वो दोनों भी पद क्या है प्रधान हो जाते हैं। तो इसका विग्रह करने पर क्या आता है हमारा, वाला है, या फिर जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। अगर हम इसका क्या करते हैं विग्रह करते हैं तो, यानी कि तोड़ते हैं, तो वह क्या है बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो बिना देरी के उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है, पहला गजानन। गज का आनन है जिसका, क्या आता है इसमें, ऐसे ही क्या है कल्पना की जाती है, मतलब सॉरी कल्पना नहीं की जाती, बोध कराया जाता है किसी तीसरे शब्द से। अर्थात भी हम अगर हम क्या है किसी को बोल रहे हैं तो अर्थात लगा सकते हैं बीच में। गज, गजानन का क्या होगा हमारा, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव,
क्योंकि 3 नेत्र किसके होते हैं? शिव जी के ही होते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। हम यहाँ अर्थात शिव भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि तीसरा शब्द हमारा ब्रैकेट में ही है, वो हमें लिखना ही है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो हमारा क्या है, ये समास नहीं माना जाएगा, सामासिक विग्रह गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर यानी कि पेट। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, ठीक है। रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे, तो सिर को क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं, ठीक है। तो वक्त आ गया है अब हमारे समास से रिलेटेड बहुवैकल्पीय प्रश्न करने का। इसको स्किप ना करें, यही मेन है, क्योंकि जितना अभी आपने पढ़ा है उसको टेस्ट करने का एक सही मौका आपको फिर से मिल गया है, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न है उसको क्या है, आप आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि कितना आपको समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा से क्या है, आप स्किप करके यानी कि प्रीवियस जाके पीछे जाके दोबारा से आप क्या है वीडियो देखिए और समझिए और दोबारा से क्या है टेस्ट दीजिए। अगर टेस्ट देना ही है तो ये आप क्या क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं और क्या है हमें कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर आंसर दें, कि ताकि हमें भी पता चले कि हाँ कितने बच्चों ने क्या है, कितने स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है और कितनी ज़्यादा उनकी क्या है एक्यूरेसी है, ठीक है। तो चलिए इस पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। महावीर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि समास? ये आपको क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा इसमें समास है, ठीक है। कौन सा समास इसमें लगा है कमेंट बॉक्स में डालिए, पर कमेंट बॉक्स से आपको आंसर नहीं देखना है, क्योंकि मैं जितने भी आंसर होंगे ना मैं कमेंट बॉक्स में ही लिख दूंगा, ठीक है। ये सिर्फ आपका टेस्ट है, आपको इसको टेस्ट करना है। जितने भी क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, बस आपको ऑप्शन क्या है नीचे पहले जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। ओके, दूसरा प्रश्न है हमारा, वन गमन समस्त पद का विग्रह होगा। इसका विग्रह क्या होगा? वन का गमन, वन से गमन, वन को गमन या वन और गमन, क्या होगा इसका विग्रह? कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पीत है जो अंबर, पीत यानी कि पीला है जो अंबर, समस्त पद क्या है इसका? पीताम्बर है, पीताम्बर है, पीताम्बर है या पीला अंबर है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, ठीक है। इसे कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है। क्या होगा इनका? दिनचर्या, दिनचर्या का समस्त पद का विग्रह करना है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है हमारा, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? चतुरु शुरू में क्या है? पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है, तो क्या होगा? द्विगु समास होगा, ठीक है। गजानन समस्त पद का विग्रह होगा, अभी हमने करा था गजानन का, ठीक है। गज के समान है मुख जिसका, अर्थात आप बताइएगा कमेंट में लिख के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मूर्ति को बनाने वाला का समस्त पद है। ये तो सबसे आसान है, आप देख के ही बता सकते हैं, मूर्तिकार होगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 है हमारा, आत्मघाती शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आत्मघाती मैंने ये क्या है लिख दिया है, इसका आंसर देख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिलोक समस्त पद का विग्रह है। त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समाहार, ठीक है। ये भी आपको बता देता हूँ मैं, संख्यावाचक है, आपको पहचानना चाहिए था सबसे पहले। कृष्ण सर्प शब्द में कौन सा समास है? समास को पहचाने और बताएं कि कौन सा समास है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मुख ना फेरें, स्किप ना करें वीडियो, ठीक है। पाप पुण्य समस्त पद का विग्रह होगा, ये भी अभी बताया था मैंने, ठीक है। वीडियो से जुड़े रहें, सारे क्वेश्चन करके जाएं। फिर है, बिना संदेह के का समस्त पद है, कौन सा होगा? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14, पंच तत्व शब्द के सही समास विग्रह है। ये समास विग्रह भी बताइए, कौन सा समास है वो भी बताइए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, शाकाहारी समस्त पद का विग्रह है। हरा भरा खाना या फिर ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सारा बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, यहाँ लिख दिया है मैंने, ठीक है। यही क्या है आपको देखना है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, नीलकंठ समस्त पद का विग्रह होगा। यहाँ नीलकंठ लिखा है, माफ़ कीजिएगा, नीलकंठ होगा यहाँ पे, ठीक है। नीला है कंठ जिसका होगा, थर्ड आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, प्राणों के समान प्रिय यानी कि प्राण प्रिय, ठीक है। तो प्राणों के प्रिय समान प्रिय क्या है? हमारा प्राण प्रिय। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट है,
बेनाम शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। बेनाम शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कालजयी समस्त पद का विग्रह है, क्या होगा इसका? काल को जीतने वाला। ओके। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? मैं विग्रह कर रहा था, समास कौन सा आपको ये बताना है, तो वो बहुत आसान है, बता देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा 22, राजद्रोही समस्त पद का विग्रह होगा, विग्रह करना है इसका, ठीक है। राजा का द्रोही होगा या फिर क्या होगा? धोखा देने वाला, ठीक है। नीली है जो गाय, इसको क्या बताना है यार? गांव जाते तो भी आपको देखने को मिलती होंगी बहुत सारी, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24, मांसाहारी शब्द को सही समास विग्रह का चयन कीजिए। मांस को खाने वाला, मांस के लिए जीने वाला, क्या है? ठीक है, इतना तो आसान है, बता सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, खरा खोटा समस्त पद का विग्रह है। खरा खोटा, देखिए विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, तो विलोम में क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल समझ गए आप, इशारा काफ़ी समझदार को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वीडियो क्या है, फिनिश होती है। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, ये फर्स्ट पीपीटी वीडियो थी हमारी, तो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, मित्रों को, ताकि उन्हें भी क्या है फ़ायदा मिले हमारी इस वीडियो का, जो कि क्या है समास के ऊपर थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।